अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था वो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिशन किया था। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपने बहुत स्टार्ट से पढ़ा हुआ है कि फिशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। फिशन हमारे पास क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियर जो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और फ्यूजन हमारे पास क्या होता है, फ्यूजन हमारे पास क्या होता है, दो स्मॉलर न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं और मिलकर एक लार्जर न्यूक्लियर देते हैं, उसे हम नेम देते हैं फ्यूजन का। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्यूजन की डेफिनेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं। हम कहते हैं द प्रोसेस, वैसे आपकी बुक में भी ये गिवन है, द प्रोसेस इन विच टू स्मॉलर nuclei combine to give a heavier nuclei with atomic mass लेस देन और इक्वल टू 56। ठीक है, ये हमने एक कंडीशन लगा दी कि दो स्मॉलर न्यूक्लियर कंबाइन हो एक ऐसा न्यूक्लियर बनाने में जिसका एटॉमिक मास 56 हो या 56 से कम हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास था। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास एटॉमिक मास और यहाँ पे हमारे पास आ गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक स्टार्ट में एक पॉइंट तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ होती है और उसके बाद हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ये हमारे पास एक शेडिड एरिया जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर को। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास हमने कहा था कि 56 है। ठीक है, और ये हमारे पास 240 होता है, मतलब अगर हम एट द स्टार्ट देखें तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है, एक पॉइंट तक इंक्रीज़ होती है और फिर उस पॉइंट के बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये जो शेडेड एरिया के ये वाला एरिया था ये हमने कहा था फिशन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है ये हमारे पास इस साइड वाला एरिया ये हमारे पास फ्यूजन को। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एक हैवियर न्यूक्लियर ब्रेक डाउन होकर दो स्मॉलर न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है, और अगर हम इस साइड से देखें तो इस साइड पे भी हमारे पास दो स्मॉलर न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं और एक लार्जर न्यूक्लियर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब दो स्मॉलर न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं टू गिव अ लार्जर न्यूक्लियर, उस केस में हमारे पास क्या होता है, पहले उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर यहाँ पे होती है, फिर उनकी बाइंडिंग एनर्जी लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे दो न्यूक्लियर, एक इस पे था और एक इस पे था, ये दोनों मिले और इन्होंने मिलकर ये वाला इस पॉइंट पे एक न्यूक्लियर दे दिया। ठीक है, अब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब इनके जो रेस्ट मैसेज हैं वो डिक्रीज़ होंगे और हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये जो रेस्ट मैसेज इंक्रीज़ होंगे वो एज आ क्यू वैल्यू एमिट होंगे, हमारे पास एनर्जी या कुछ अमाउंट में एनर्जी एमिट होगी इस प्रोसेस में। ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो नियॉन है, दो नियॉन न्यूक्लियर कंबाइन हुए हैं टू गिव वन कैल्शियम न्यूक्लियर। ठीक है, तो नियॉन न्यूक्लियर थे, ये कंबाइन हुए मिलकर और उन्होंने हमें क्या दिया, एक कैल्शियम न्यूक्लियर। ठीक है, अब इसके हम सबसे पहले रेस्ट मैसेज कैलकुलेट करेंगे नियॉन के लिए। नियॉन के लिए हमारे पास रेस्ट मैसेज क्या होंगे, नियॉन 2010। ठीक है, C²। इसके अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, ZMP प्लस ZNMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी होता है, तो हम से वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ZMP प्लस NMN इंटू C² माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू एटॉमिक मास। ठीक है, जो भी एटॉमिक मास है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे वो है 10 MP मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 MN इंटू C² माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 20।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्योंकि दोनों नियॉन के हैं तो दोनों का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 MP प्लस 20 MN इंटू C² माइनस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एट एटॉमिक मास 20, ठीक है, ये हमने लिखा है एट एटॉमिक मास 20 क्योंकि इसका एटॉमिक मास तो हमारे पास 20 है ना, ये हो गया। ठीक है, ये बिफोर फ्यूजन आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आफ्टर फ्यूजन। जब दोनों नियॉन मिल गए तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, कैल्शियम। कैल्शियम का अगर हम रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या होती है, Ca4020 इंटू C²। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगी इसके लिए, ZMP प्लस NMN, ठीक है, इंटू C² माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू A। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास कैल्शियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 20 है, 20 MP प्लस 20 MN इंटू C² माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एटॉमिक मास कितना है कैल्शियम का, 40, और हम यहाँ पे लिख देते हैं एट A = 40। ठीक है, ये हमने कर दिया। अगर हम क्यू वैल्यू का, अगर आपको याद हो तो क्यू वैल्यू हमारे पास क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल के इक्वल होता है। मतलब हमारे पास बिफोर फ्यूजन जो रेस्ट मैसेज हैं ये वाले, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, अब ये क्या है, 20 MP प्लस 20 MN C² माइनस 20 MP प्लस 20 MN C², ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस का और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का। तो ये इसे हम पहले लिख लेंगे, इसे हम बाद में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एट मास = 40 माइनस 40 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एट मास = 20। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि 40 पॉइंट पे हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 40 कॉमन लेके उसको माइनस करके जो 40 पे थी और जो 20 पे थी उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे और 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू वैल्यू। अगर हम वो देखें तो वो हमारे पास इक्वल होती है 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, क्यू वैल्यू आई है, वो हमारे पास है 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस थे वो कितने थे, 20 थे। तो वो हमारे पास क्या होगी, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और अगर हम न्यूक्लियर फिशन में देखें तो उसमें हमारे पास कितनी थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने थे, 238 थे। तो हमारे पास क्या आता था, 0 पॉइंट समथिंग। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखें तो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हमारे पास ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू फिशन। एक तो इसमें जो एनर्जी पर न्यूक्लियन एमिट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। इसके अलावा हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉलर अमाउंट में हम लेते हैं, जैसे एटॉमिक मास इक्वल टू 56 और लेस देन 56 हम वहाँ तक लेते हैं। उससे आगे क्यों नहीं लेते, उससे आगे हमारे पास एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम एनर्जी गेन करना चाहते हैं तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू 56 या उससे लेस होना चाहिए। तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब हम जब स्मॉलर न्यूक्लियर को कंबाइन करते हैं तो हम बेसिकली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो जिस एनर्जी के साथ वो बाइंड होते हैं, यहाँ पे वो एनर्जी इस एनर्जी की निस्बत ज़्यादा होती है कि जो आपस में बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रिजल्टेंट आते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है, हम लोगों ने जब फिशन रिएक्शन की बात की थी तो उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास कुछ पोटेंशियल बैरियर था। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं
फ्यूजन में तो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस को हम कंबाइन करके एक न्यूक्लियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके दरमियान कुछ रिपल्शन फोर्सेस भी होंगी, तो हमें उनको कंबाइन करवाने के लिए उन रिपल्शन फोर्सेस के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। उस कितनी रिपल्शन फोर्सेस होती हैं हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास हम कहते हैं ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये डिस्टेंस आर और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, आपको पता है हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस साइड पे पॉजिटिव होती है, ऊपर नेगेटिव होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम डिस्टेंस है दो न्यूक्लियंस के दरमियान, लेट्स सपोज हमारे पास नियॉन को ही हम ले रहे हैं, दो नियॉन है, जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो उनके दरमियान जो होगी रिपल्शन वो भी कम होगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम उनको करीब लेके आएंगे वैसे वैसे उनके दरमियान रिपल्शन भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इस पॉइंट पे उनके दरमियान रिपल्शन मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये वो पॉइंट होगा जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर देंगे। जैसे ही वो फ्यूज़ करेंगे उनके दरमियान रिपल्शन ख़त्म होकर अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है मैक्सिमम जब वो दोनों अपार्ट थे, एक दूसरे से बहुत दूर थे, उनके दरमियान पहले डिस्टेंस 0 था, फिर जैसे जैसे हमने उनको करीब लाना शुरू किया, उनका डिस्टेंस कम करना शुरू किया, वैसे वैसे उनके दरमियान रिपल्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होने शुरू हो गई, और इस पॉइंट पे उनके दरमियान रिपल्शन फोर्सेस मैक्सिमम थी, और इस पॉइंट पे वो आपस में फ्यूज़ हो गए और उनके दरमियान जो रिपल्शन फोर्सेस थी वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। वो हमने बात की थी कि हमारे पास जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो 1 से 2 फेम्टोमीटर के रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनका ये वो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो दो नियॉन को आपस में फ्यूज़ करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल है के इंटू जो हम कह लें Z1 Z2 ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब Z1 Z2 क्या है, दोनों न्यूक्लियर का चार्ज है जिनको हम आपस में कंबाइन करना चाहते हैं। ई स्क्वायर 1.6 क्रॉस ट्रांसफर -19 होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल है। अगर हम नियॉन की ही बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, इसका भी दोनों का 10 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100 ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वल होता है ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वल होता है 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा 100 क्रॉस 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो अब उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है तो हम कहते हैं R1 प्लस R2। आर हमारे पास इक्वल है R1 प्लस R2। हमें याद है हम लोगों ने जब रेडियस कैलकुलेट किया था उसमें हमने कहा था हमारे पास R किसके इक्वल होता है, R हमारे पास इक्वल होता है R इक्वल टू R0 A1/3। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 100 क्रॉस 1.44 R1 प्लस R2, हमारे पास 2 इंटू आ जाएगा, दोनों सेम न्यूक्लियर हैं इसलिए हमारे पास वो आ जाएगा। तो हमारे पास R0 हमारे पास क्या होता है 1.2 फेम्टोमीटर, और ए हमारे पास यहाँ पे कितना है 20 है 1/3। तो इसका हम क्यूब रेट ले लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो R का 20 का क्यूब रूट आ रहा है वो 3 से लेस देन आएगा, 2.5 या इस तरह से कुछ आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे उसको पुट करके ये हमारे पास आता है ऑलमोस्ट जो टोटल एनर्जी आती है वो हमारे पास आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ठीक है, तो दो नियॉन एटम्स को दो नियॉन न्यूक्लियर को कंबाइन करने के लिए जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमारे पास सबसे कम जो पोटेंशियल बैरियर होता है जिनके दरमियान वो हमारे पास होते हैं प्रोटॉन।
दो प्रोटॉन को जब हम कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, ड्यूट्रॉन। अगर हम ड्यूट्रॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Z1 Z2 E²/4πε0R। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुल आ जाएगा। Z1 और Z2 हमारे पास कितना है, प्रोटॉन है तो 1 आ जाएगा, और E²/4πε0 किसके इक्वल होता है 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम R की बात करें, R1 और R2 की, अगेन उसे हम क्या करेंगे, R0 A 1/3 लेंगे तो 1 है प्रोटॉन का, हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1.2 फेम्टोमीटर। एटॉमिक मास 1 था, 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 फेम्टोमीटर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास दोनों उसके प्रोटॉन के ही न्यूक्लियर हैं तो 2 क्रॉस 1.2 कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 600 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो सबसे कम हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होता है वो प्रोटॉन के दरम्यान में होता है, और कितना होता है 600 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब जो किसी दो प्रोटॉन को अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 600 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम उन प्रोटॉन्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके दरम्यान जो रिपल्शन फोर्सेस हैं उनको ओवरकम कर सकें। न्यून के केस में हमें कितनी चाहिए होगी, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगी, ताकि वो जो दो न्यूऑन्स के दरमियान जो रिपल्शन फोर्सेस वो फेस करें वो उनको ओवरकम कर सकें और वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके कंबाइन हो सकें। तो इस अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। अब ये हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हम क्लासिकली बात करें तो हमें ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि ये टनल भी कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ वेव वहाँ से पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लेबॉर्ट्री में कुछ भी कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं, जैसे हमने इंडक्शन रिएक्शन देखे थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अल्फा न्यूट्रॉन, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक्सेलरेटर्स हम यूज़ करते हैं। एक्सेलरेटर्स के थ्रू हम जो न्यूक्लियर इंड्यूस करवा रहे होते हैं उसको मूव करवाते हैं टारगेट पे। ठीक है, और अगर हम वैसे बात करें जनरल, जो हमारे पास एक और प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड करते हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है। तो इस प्रोसेस से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी को, उनके दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, हमारे पास जो एनर्जी है, जो सन के कोर का टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है 1.5 क्रॉस 10⁻7 केल्विन होता है जो सन की कोर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन को थ्रू थर्मल एनर्जीज ओवरकम डन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का कोई भी प्रोसेस जब थर्मल एनर्जीज के थ्रू हम कवर करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का था केस में हमारे पास क्या होते हैं, जब भी हम दो न्यूक्लियर को फ्यूज़ करवाते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को हम डिफरेंट वे से ला सकते हैं। एक हमारे पास मेथड ये है कि हम जिस भी बर्तन में हमने वो रखा हुआ होते हैं न्यूक्लियाई, या जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर उसमें कोलाइड होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करते करते वो जो एनर्जी जो अमाउंट हमें चाहिए होती है उस अमाउंट तक जैसे ही पहुँचती है वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है बहुत ही कॉमन वो है सोलर सिस्टम में, जो हमारे पास सन से जो हमारे पास सनलाइट आ रही है, स्टार्स में जो भी लाइट होती है उसमें जो प्रोसेस जो लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हो रही होती है। नेक्स्ट हम लेक्चर में ये सोलर प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जैसे देखा न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं टू गिव अ हायर वन विद एटॉमिक मास लेस देन 56 और इक्वल टू 56, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और दो न्यूक्लियर को सेम चार्जेस की वजह से कंबाइन करवाने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी को हम
प्रोवाइड करते हैं पहले से। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।